हाय एवरीवन, मेरा नाम है देव टैनगुरी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोज में। आज की इस वीडियो में हम इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि हमारी फंसना पक्का है सीरीज को देखने वाले हैं। इस एक वीडियो में जितने क्वेश्चन बन सकते थे इस पूरे चैप्टर के सारे मैंने डाल दिए हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका चैप्टर पूरा का पूरा हो चुका होगा। तो सीधे स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एग्जामिन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे इंडिया के वॉल्यूम, कैसे वॉल्यूम जो इंडिया का है वो ओवरऑल टाइम पीरियड में चेंज हुआ है। उसके बाद आगे की स्लाइड्स में हम कॉम्पोजिशन और आगे आंसर्स में हम डायरेक्शन भी देखेंगे कि कैसे इंडिया का जो डायरेक्शन और कॉम्पोजिशन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स का वो पूरा चेंज हुआ है। सबसे पहले इंडिया टोटल वर्ल्ड के वॉल्यूम में से सिर्फ 1% का ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल हमारा इंडिया प्ले करता है इंटरनेशनल मार्केट में। इसके बाद अगर हम इंडिया की ग्रोथ की बात करें तो 1950-51 में 1214 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया था, जो कि 1617 में 44 लाख प्लस पहुंच चुका था। इतना ज़्यादा ओवरसीज ट्रेड में एक्सपेंशन हुआ है, उसके रीजंस हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर्स हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है। जो हमारी गवर्नमेंट है उसने लिबरल पॉलिसीज मार्केट को ओपन अप थोड़ा किया है, साथ साथ हमारे मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। तो ओवरऑल हमारा जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही इंडिया का काफ़ी ज़्यादा ओवर द टाइम बढ़ा है। डिस्क्राइब हाउ इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ चेंज ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए एक चार्ट आता है जहाँ पे आपको पूरा देखने को मिल रहा है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा राइज किए हैं, इम्पोर्ट्स वो भी काफ़ी ज़्यादा राइज किए हैं, लेकिन हमारा जो ट्रेड का बैलेंस है वो हमेशा नेगेटिव में ही रहा है। द कॉम्पोजिशन ऑफ कमोडिटीज इन इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ बीन अंडरगोइंग अ चेंज ओवर द ईयर्स। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया। तो पहले हम पूरी बात करेंगे एक्सपोर्ट की, उसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्ट्स की। ये वाला क्वेश्चन या तो आपको सिर्फ इस तरीके से आ सकता है कि आप एक्सपोर्ट्स को बताइए, या फिर आपको डायरेक्टली आ सकता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों का बताइए, इंडिया का फॉरेन ट्रेड बताइए, जिसमें आपको दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहले हम एक्सपोर्ट देखेंगे। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट्स, उसके साथ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है उनके एक्सपोर्ट्स में। पेट्रोलियम और क्रूड प्रोडक्ट्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जो हमारे मिनरल्स ओर्स हो गए, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो गए, उसमें हमें देखने को मिला कि 2009-10 से 10-11 तक, 15-16 से 16-17 तक जो इनका शेयर था एक्सपोर्ट का वो सिमिलर रहा है, वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ट्रेडिशनल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, जैसे कि हमारे कॉफ़ी हो गया, कैश्यू हो गया, एक्सेट्रा, इनमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला इनके एक्सपोर्ट्स में। लेकिन फ्लोरिकल्चर हो गया, हमारे फ्लावर्स और प्लांट्स वगैरह, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, मरीन प्रोडक्ट्स हो गए, शुगर हो गए, इनका इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट्स में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है एक्सपोर्ट्स में। 16-17 में 73.6% जो हमारा एक्सपोर्ट था वो शेयर आता था हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। फिर इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए और जेम्स और ज्वेलरी हो गए, इनका भी रोल इंपॉर्टेंट रहा है हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट्स में। अब हम बात करेंगे हमारे जो इम्पोर्ट का कॉम्पोजिशन है उसकी। एक्सप्लेन द चेंजिंग नेचर ऑफ इम्पोर्ट्स आइटम इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया। 1950s और 60s में इंडिया में फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा था। इसके लिए हमारे पास फूड ग्रेन के इम्पोर्ट्स बहुत हाई थे। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप हो रही थी, तो इसलिए कैपिटल गुड्स भी हम लेते थे, मशीनरी और इक्विपमेंट भी हम इंपोर्ट कर रहे होते थे। 1970s के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसके बाद फूड शॉर्टेज को हमने टैकल करना चालू किया और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा था इंडिया में। जिसके बाद जो हमारे फूड ग्रेन्स के इम्पोर्ट्स थे अब वो रिप्लेस हो गए थे फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम के इम्पोर्ट से। पेट्रोलियम के इम्पोर्ट क्यों बढ़े थे उसका आंसर हम अगले आंसर स्लाइड में देखने वाले हैं। मेजर इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो मशीन, इक्विपमेंट, फूड ग्रेन, स्पेशल स्टील, एडिबल ऑयल, केमिकल पर्ल्स एक्सेट्रा, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो यही क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो इंपोर्ट्स हैं वो इंडिया में एकदम से क्यों बढ़े। फर्स्ट रीजन है, ये एक फ्यूल की तरह भी यूज़ होता है, उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ होता है, तो इसलिए इसको इंपोर्ट किया जा रहा था। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज को इसकी ज़रूरत थी, तो इनको इंपोर्ट किया जा रहा था। फिर स्पोरेडिक प्राइस राइज, यानी कि जब किसी एक प्रोडक्ट की या फिर कुछ कम्योडिटीज़ की प्राइस मार्केट में बढ़ जाती है तो उसको हम स्पोरेडिक प्राइस राइज बोलते हैं। तो ये भी हो रहा था, जिसके कारण हमारे इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे। एक्सप्लेन इंडियाज डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। हमने वॉल्यूम की बात कर ली है, कॉम्पोजिशन की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो आपको पूरा एक आंसर लिखने को आएगा, तो तीनों आप मिला के आंसर लिख देंगे। इंडिया जितने भी मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं वर्ल्ड के, उनके साथ ट्रेड करता है। अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया का शेयर क्यों बढ़ रहा है, तो कुछ पॉलिसीज़ हैं। सबसे पहले इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करा है। जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं, टैरिफ हो गया, इम्पोर्ट ड्यूटीज़, उनको हमने रिड्यूस किया है।
डी लाइसेंसिंग एंड प्रोडक्ट पेटेंट का जो प्रोसेस था वो हमने चेंज कर दिया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में ईजिली खुल सकती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज फैलें, तो इसके कारण भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हमारे इंडिया से बढ़ रहा है। इसके बाद फॉरेन ट्रेड हम किसके साथ करते हैं, तो एक चीज़ हो गया, हम ज़्यादातर जो बड़े बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं उनमें हम पार्ट लेते हैं, साथ साथ सी और एयर के थ्रू हम ट्रेड करते हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ, और लैंड रूट्स के थ्रू ट्रेड करते हैं हम जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। गिव द रीजंस व्हाई सी रूट्स कैरी द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज ओवरसीज ट्रेड। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता होना चाहिए, और इससे रिलेटेड बहुत सारे आंसर्स हम आगे देखने वाले हैं जिनमें आप ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर पाएंगे, तो अच्छे से सुनिएगा। इंडिया इज सराउंडेड बाय सी, हमारे पास नीचे साइड में बहुत लंबी एक कोस्ट लाइन है जिससे हम काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते हैं। वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट में ज़्यादा पोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में, दोनों की हम बात आगे करने वाले हैं। वाटर एक चीप ट्रांसपोर्ट का मेथड है और इससे हम काफ़ी दूर दूर तक ट्रेड करते हैं, और आज नहीं करते हैं, काफ़ी टाइम से करते आए हैं। इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें हमें सी फेयरिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। डिस्क्राइब द मेजर एंड माइनर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 200 प्लस माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स यानी कि वो पोर्ट्स जिनको पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या यहाँ पे पॉलिसीज होने वाली है, यहाँ के फंक्शंस को सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। और माइनर पोर्ट्स यानी कि वो पोर्ट जिनके फंक्शंस को पूरा हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो रेगुलेट करती है, वो इनकी पॉलिसीज डिसाइड करती है। जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो इन पोर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे, अपने ब्रिटेन से सारे गुड्स यहाँ पे लेके आते थे पोर्ट्स में, और पोर्ट्स के थ्रू यहाँ से पूरा ट्रांसपोर्ट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वो लोग किया करते थे। मेजर पोर्ट्स जो हमारे जितने भी हैं 12 मेजर पोर्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उनके थ्रू ही हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वो होते हैं इंडिया में। एक और चीज़ यहाँ पे हिंटरलैंड लिखा हुआ है। हिंटरलैंड का मतलब होता है वो एरिया जिनको एक पोर्ट सर्व कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे एक पोर्ट है जो कि इस पूरे एरिया को अपनी फैसिलिटीज दे रहा है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की, तो ये इसका हिंटरलैंड हो गया। यहाँ पे हिंटरलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे पोर्ट्स के हिंटरलैंड्स पता होने चाहिए, स्पेशली जितने मेजर पोर्ट्स हैं हमारे उनके, तो उसको हम देखने वाले हैं आगे। मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। इंडियन पोर्ट्स कंटिन्यू टू फ्लरिश आफ्टर द पार्टीशन, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। तो पार्टीशन जब हुआ तो कराची का जो पोर्ट था वो हमारे पाकिस्तान चला गया, जो हमारे चित्तागोंग का पोर्ट था वो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश चला गया। इसके बाद हमने कांडला पोर्ट बनाया, हमने इसके बाद डायमंड हार्बर बनाया, जो कि हमारे अब इंडिया के नए पोर्ट हैं, इनके बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। कांडला पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पोर्ट है। एक और बात मेरे को बतानी है, हार्बर और पोर्ट में अंतर, इनको कई बार इंटरचेंजेबली भी यूज़ किया जाता है। हार्बर हर वो जगह जो नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, जहाँ पे बोट्स और शिप्स वगैरह आके शेल्टर के लिए रुक रही हैं। पोर्ट्स को मेनली यूज़ किया जाता है उन जगहों के लिए जहाँ पे शिप्स वगैरह शेल्टर के लिए रुकती है, साथ साथ यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग की जितनी भी फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं वो भी ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ पोर्ट्स में ही मल्टीपल हार्बर्स भी हो सकते हैं। आज की अगर अपन बात करें तो इंडिया में पोर्ट्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, और काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड होता है पोर्ट्स के थ्रू। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर ने बोला कि यार पब्लिक सेक्टर अकेले से हम मॉडर्नाइजेशन नहीं कर सकते, पोर्ट्स का हमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का भी हेल्प लेना चाहिए, तो इसलिए इनको भी यूज़ किया गया इंडिया के पोर्ट्स को डेवलप करने में। 1951 में हमारे इंडियन पोर्ट्स की कैपेसिटी सिर्फ थी 20 मिलियन टन्स की, जो कि अब पहुंच चुकी है 2016 के डेटा के हिसाब से 837 मिलियन टन्स तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और किसी दोस्त का शेयर भी करिए। आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमें देख के बहुत अच्छा लगता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, यहाँ पे आप सारे मेजर पोर्ट्स देख सकते हो इंडिया के, इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि इंडिया में हम जब कोलकाता पोर्ट की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई पोर्ट, मालमागांव पोर्ट की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पे लोकेटेड है। इनकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे। डिस्क्राइब द लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब या तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा कि कोलकाता और मुंबई का बता दो, या फिर आपको आ जाएगा कोई से भी तीन का बता दो कि उनके फीचर्स क्या हैं, उनके हिंटरलैंड क्या हैं। आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो हम सारे पोर्ट्स की डिटेल देखेंगे और मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी डिटेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कांदला पोर्ट। गल्फ ऑफ कच्छ के टॉप साइड में ये बनाया गया था। इसका हिंडरलैंड है वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये मुंबई पोर्ट को सपोर्ट करने के लिए, उससे प्रेशर कम करने के लिए इसको बनाया गया था, और इससे क्वेश्चन आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर से ये डील करते हैं, जो कि हमारे बहुत मेजर इंपोर्ट्स हैं। इसके बाद इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में से एक
मुंबई पोर्ट और कोलकाता पोर्ट का क्वेश्चंस और डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मिडिल ईस्ट, मेडिटेरेनियन कंट्रीज, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इन सब के ट्रेड रूट के पास ये हमारा पोर्ट सिचुएटेड है और कंट्री के जो मेजर शेयर्स हैं ओवरसीज ट्रेड के वो इसी पोर्ट के थ्रू होते हैं। ये 20 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 6 to 10 किलोमीटर वाइड विथ 54 बर्थ्स यानी कि वो जगह, वो स्पॉट जहाँ पे शिप्स रुक सकती हैं। एंड इट इज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट ऑयल टर्मिनल। इसके हम हिंटरलैंड की बात करें मेन तो MP, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान को ये पूरा सर्व करता है अपनी फैसिलिटीज। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एट नावा शेवा, इसको बनाया गया था एज सैटेलाइट पोर्ट फॉर द मुंबई पोर्ट, ताकि मुंबई पोर्ट के जो फैसिलिटीज है उनको एक सपोर्ट मिल सके इसके थ्रू, और मुंबई पोर्ट का जो प्रेशर है वो इसके थ्रू कम किया जा सके। फिर आता है हमारा मरमागांव पोर्ट, इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, आप थोड़ा बहुत इसको एक बार पढ़ लीजिए। इसके इंपॉर्टेंट बात ये कि आयरन ओर को सर्व करता है। इसका रीमॉडलिंग की गई थी जिसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस जो थी वो बढ़ गई थी 1961 के बाद। ये हमारा एक नेचुरल हार्बर है जो कि गोवा में, हिंटरलैंड है इसे कर्नाटका, गोवा, सदर्न महाराष्ट्र। फिर न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है। ये भी आयरन ओर और आयरन कॉन्सेंट्रेट्स को के साथ डील करता है। इट ऑल्सो हैंडल्स फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल्स, कॉफी, टी, वुड पल्प, यार्न, ग्रेनाइट, स्टोन, मोलासेस एक्सेट्रा। इसका हिंटरलैंड कर्नाटका है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कोई भी ऐसे 2 पोर्ट बताइए जो आयरन ओर के साथ डील करते हैं, तो आपको नाम याद रखने चाहिए। इसलिए जितनी भी इंपॉर्टेंट वो टर्म्स हैं वो आप याद रखिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं किसी पोर्ट्स के बारे में वो अच्छे से सुनिए। फिर कोची पोर्ट, इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए। इसको हम क्वीन ऑफ द अरेबियन सी बोलते हैं। ये भी एक नेचुरल हार्बर है। इसकी एडवांटेज ये है कि स्यूज कोलंबो जो रूट है उसके ऊपर उसके पास ये लाई करता है। इसके अलावा इसके हिंटरलैंड से केरला, सदर्न कर्नाटका एंड साउथ वेस्टर्न तमिलनाडु। अब कोलकाता पोर्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट, इससे आपको 1 मार्क और ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन दोनों देखने को मिलेंगे। हुगली रिवर के ऊपर ये सिचुएटेड है। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया था। इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई है विशाखापट्टनम में पोर्ट बनने से, पारादीप और हल्दिया पोर्ट बनने के बाद। वन मेजर प्रॉब्लम फेस बाय कोलकाता सी पोर्ट इज प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट अक्यूमुलेशन, जो कि हो गया है रिवर हुगली में। हिंटरलैंड है इसके यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। एटलीस्ट आपको कोलकाता और मुंबई की तो पूरी डिटेल्स अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़, जो हमारा कोलकाता का पोर्ट है वो अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इनको अपना सब जो फैसिलिटीज़ है वो भी प्रोवाइड करता है। फिर हल्दिया पोर्ट, इसको बनाया गया था कोलकाता पोर्ट से प्रेशर कम करने के लिए। ये आयरन और कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, फर्टिलाइजर्स, जूट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा से डील करता है। फिर पारादीप पोर्ट, इसको बनाया गया था महानदी डेल्टा में। ये आयरन ओर को डील करता है और हिंटरलैंड्स उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। विशाखापट्टनम पोर्ट इन आंध्र प्रदेश, एक लैंड लॉक्ड हार्बर है। आयरन ओर, पेट्रोलियम एंड जनरल कार्गो इसके प्रोडक्ट्स हैं। हिंटरलैंड है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। चेन्नई पोर्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल्स अच्छे से सुनिएगा। वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट पोर्ट है ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट का। ये आर्टिफिशियल हार्बर है, बिल्ट इन 1859। यहाँ पे लार्ज शिप्स ज़्यादा नहीं आ सकती क्योंकि कनेक्टिंग जो वाटर है वो शैलो है थोड़ा। तमिलनाडु और पुडुचेरी इसके हिंटरलैंड है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके हमारे पास 2 नाम देखने को मिलते हैं, 2 पोर्ट जो इसका प्रेशर कम करने के लिए बनाए गए थे। एक है एनोर और एक है टुटिकोरिन पोस्ट। ये दोनों बनाए गए थे चेन्नई पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। नेम द पोर्ट्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर डाला क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। डायरेक्टली नहीं आएगा लेकिन किस तरीके से मेनली ये आ जाता है कि आप फीचर्स बताइए ईस्टर्न कोस्ट के, किसी भी 3 वेस्टर्न कोस्ट के फीचर बताइए, कोस्ट के जो पोर्ट है उनके फीचर्स बताइए। आप ईस्टर्न पोर्ट्स और वेस्टर्न पोर्ट्स को कंपेयर करिए तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन से हमने जो पोर्ट्स पढ़े हैं वो ईस्ट में थे, कौन से वाले वेस्ट में थे। तो मुंबई कांडला, न्यू मैंगलोर, मोर्मुगांव, कोचीन, ये हमारे वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स हैं। और चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता और एनोर ये हमारे ईस्ट कोस्ट के पोर्ट हैं। इनके बारे में डिटेल्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आपको जो भी पूछा जाएगा वो आप लिख सकेंगे। एयर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड सब्सटेंशिएट। एयर ट्रांसपोर्ट की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कम टाइम लेता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि हैवी और बल्कि कमोडिटीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है और अनसूटेबल है इन प्रोडक्ट्स के लिए। इंडिया में 25 मेजर एयरपोर्ट्स हैं, ये हैं उनके नाम। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बार नहीं आया है, तो सारे नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नाम आप एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देव टेंगुलिया।